Hello guys, welcome to day 37 of our daily PYQ रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च एंड रिवीजन R&R प्रोग्राम। और इसमें हम देखते हैं कि जितने भी PYQ पे ऑप्शन थे, हम उन ऑप्शन पे रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगले साल क्वेश्चन इसी से बनता है, राइट। ये ट्रेंड हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इकोनॉमी के 2022 के ये कुछ क्वेश्चन है, पिछले हमने ये सब डिस्कस कर लिए हुए हैं, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, राइट। ये शायद हमने कल डिस्कस कर लिया था, यस, पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो आप आरबीआई में जाकर के वहां से हमने एफएसडीसी वगैरह ऑलरेडी देखा हुआ है। दिस इज द आंसर। पिछले वीडियो में ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था। 17th क्वेश्चन, राइट। 17th क्वेश्चन आपके एनएफटी के बारे में दोस्तों कह रहा है, और पूछ रहा है कि नॉन फंजिबल टोकन जो कि पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा न्यूज में थे, कुत्तों बुत्तों की तस्वीरें बना करके लोगों ने 300-400 मिलियन डॉलर में वो बेचे, राइट, जिनकी कोई इज्जत नहीं होनी थी। तो एनएफटी के नाम पे कुछ भी बिक रहा है मार्केट में, इसीलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। ये बात तो सही कह रही है ना। इवन आप अपना फोटो भी, अपनी फोटो निकाल के, डिजिटल फोटो निकाल के जो है आप एनएफटी के नाम पे कहीं पे बेच सकते हो, राइट। जो आपके एनएफटी स्कोर वगैरह रहते हैं आपके, जैसे ओपन सी वगैरह हो गया, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है। ये बात तो सही कह रही है। दूसरा, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। डेफिनेटली ब्लॉकचेन। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ ब्लॉकचेन ओनली। अगर वो आपको ये बोल दे कि दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन ओनली, तब ये सस्पिशियस हो सकती है और तब आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब बेफालतू में कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये भी हमने यहाँ से बात सीखनी है। तो ये बात भी आपकी सही जा रही है। देखो अब थर्ड स्टेटमेंट ट्रिकी है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, है ना। देखो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स देखो ध्यान से। ये पहली दूसरी सेकंड स्टेटमेंट है, ये कह रही है यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन। ये कह रही है कि सारे जो है यूनिक है, लेकिन यहाँ बोल रही है कि दे कैन बी एक्सचेंज्ड टू इक्विवेलेंसी। देखो ध्यान से, जो चीज यूनिक है उसकी आप इक्वल वैल्यू किसी दूसरी चीज से कैसे लगा सकते हो। आप एक यूनिक हो, राइट, आप यूनिक आदमी हो, आपकी वैल्यू दूसरे इंसान से इक्वल टर्म्स में कैसे लगाई जा सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज यूनिक है उसकी एकदम इक्वल, राइट, थियोरेटिकली भी इक्वल वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। बट इट डज नॉट मीन कि दे कैन नॉट बी ट्रेडेड। ट्रेड करना इज डिफरेंट, ट्रांजेक्शन में चीजें यूज होना इज डिफरेंट। ट्रांजेक्शन मीन्स 1 रुपए की अगर वैल्यू आपको डॉलर से लगानी है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जो है इन चीजों को, क्योंकि ये यूनिक नहीं है, आप जो है चीजों को ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फंजिबिलिटी का एक मतलब ये भी होता है, नंबर वन, कि आप जो है इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। एक चीज को आपको उसी सेट में भेजना पड़ेगा, अगर आपने तोड़ दिया उसे तो, राइट। सॉरी, फंजेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप चीजों को तोड़ सकते हैं। नॉन फंजेबिलिटी मीन्स यू कैन नॉट ब्रेक इट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है 100 रुपए को तोड़ सकते हैं 50-50 रुपीज में। एक एनएफटी को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, आधा आधा एनएफटी आप बेच नहीं सकते। समझ गए बात को? ट्रांजेक्शन्स के लिए आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है, बेसिक फीचर ही यही है एनएफटी का। तो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट 1 और 2 आपकी करेक्ट होगी। फ्यूचर में अगर फिर से पूछा जाए तो देख लेना। यहाँ से आपको मैं एक, है ना, होमवर्क दे रहा हूँ। आपने स्पेक कंपनी में, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, क्योंकि ये जो इलॉन मस्क वगैरह है, इन्होंने इस तरीके की कई स्पेक कंपनीज खोली हुई थी, और कोविड के टाइम पे कंपनीज के एक्विजिशन के लिए ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। स्पेक कंपनीज न्यूज़ में है। आपको लिए होमवर्क ये है कि आप इसमें एक बार जा करके देखें जरूर। एंड ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ ट्रेंड देखो। इसमें पूछा हुआ है कि इंडिया में कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसमें पूछा हुआ है कि इंडिया में जो है जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, क्लोजर है, रिट्रेंचमेंट है, ले ऑफ वगैरह है, उसका रिकॉर्ड, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कौन रख रहा है, राइट। ये सिंपल है। आपका जो है ना लेबर ब्यूरो है, दिस इज नोन एज ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि लेबर मैटर से डील कर रही है। अराउंड 1920 के आसपास जब आपका आईएलओ बना था, लगभग उसी टाइम आपका इंडिया में लेबर ब्यूरो क्रिएट किया गया था। कॉलोनियल टाइम की ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना गुरु। लेबर ब्यूरो ना आपके 3 इंपॉर्टेंट सीपीआईज जारी कर रहा है। नंबर वन, सीपीआई आईडब्ल्यू लेबर ब्यूरो जारी कर रहा है। सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, राइट, एग्रीकल्चरल लेबर, ये भी आपका जो है एक तरीके से लेबर ब्यूरो जारी कर रहा है। एंड देन देर इज अनदर सीपीआई, सीपीआई, राइट, इट इज़ नॉट अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो तो सीएसओ कर रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। मैं ये थर्ड वाला भूल गया एकदम से। सो एकदम जबान से जा रहा है।
सो ये बातें आपने लेबर ब्यूरो के बारे में याद रखनी है। ओवरऑल जो इंडिया का ओवरऑल सीपीआई है वो आपका राइट सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसके अंडर आपका एनएसओ वगैरह आता है, ये इसे जारी कर रहे हैं राइट मॉस्पी। सो ये बातें याद रखनी है। सीपीआई आईडब्ल्यू जो कि आपका यूज किया जाता है, सीपीआई आईडब्ल्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2016 के लिए इसका जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है और इसी का यूज किया जाता है सीपीआई आईडब्ल्यू का टू determine the dearness allowance, right? dearness allowance। अब आता है आपका डीपीआईआईटी। अगेन ये फालतू में आपके पास दिया हुआ था, देखो इसे तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। ये ना आपके ट्रेड से डील कर रहा है। ट्रेड में मतलब एम्प्लॉयमेंट की सारी चीजें इंक्लूड होती है क्या? नो राइट। सिर्फ इंडस्ट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है क्या? नो। एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट होती होगी, इट मीन्स इट इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट, राइट। एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नो, ये तो सिर्फ डेटा है ना, डेटा चीज को देख रहा है। इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, कि डिस्प्यूट वगैरह की सारी चीजें देखना। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इज बेसिकली कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ है ना जनरल ट्रेंड बेस्ड रिकॉर्ड, इट इज नॉट कीपिंग द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, राइट। सो इसे भी आप जो है एक तरीके से एलिमिनेट इसी वजह से कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम गुरु, ये ना आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के तहत। तो याद रखना ये जो है एक तरीके से आपके जो इंडिया में राइट AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंडर ये क्रिएट की गई है जो कि इंडिया में टेक्निकल मैन पावर की इंफॉर्मेशन को ही राइट। अब यहाँ से देखो टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है, इट मीन्स वो मैन पावर जो है ना टेक्निकल चीज़ों से डील करती हो। अब नॉन टेक्निकल मैन पावर भी तो होता है, इट मीन्स ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। लेबर ब्यूरो ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, यही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। अगेन आपसे ये अब हम 2021 में एंटर कर चुके हैं। देखो मनी मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी में इंक्रीज कैसे होता है, डेफिनेटली जो है ये मैंने कितनी बार पता नहीं आपको बता दिया हुआ है। जब भी वो आपसे मनी मल्टीप्लायर की बात करें ना गुरु, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करने से होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उससे और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट इज डिफरेंट, मनी मल्टीप्लायर इज डिफरेंट, इट इज डीलिंग विद योर मनी सप्लाई बेसिकली। तो मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। देखो मनी मल्टीप्लायर को डिसाइड करने का फॉर्मूला अलग होता है, दैट इज M3/M1, है ना, M1 या फिर M0। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी एक प्रिकोनॉमी का इसमें सेशन लिया हुआ है, जा करके नीचे नीचे जा करके प्रिकोनॉमी की जो वीडियो सीरीज है उससे जा करके देख लेना, राइट। एक बार वहाँ पे इसका ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बताया हुआ है। अभी के लिए अगर आपको मनी मल्टीप्लायर जानना हो कि मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या, इट इज़ बेसिकली मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, आप बैंक के पास गए, बैंक में आपने 10 रुपया डिपॉजिट में रखा, राइट। अब बैंक ने उसी 10 रुपए को या फिर उसी 100 रुपए को जो आपने बैंक के पास दिया, उसी 100 रुपए को इसने इंडस्ट्रियलिस्ट को लेंड किया, उसी 100 रुपए को इसने किसी दूसरे राइट कंज्यूमर को लेंड किया जो कि कार खरीदना चाहता था। इससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुई और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसी पैसे का जो यहाँ से इसने लोन लिया था बैंक से, आप ही का 100 रुपया, उसी उसी 100 रुपए से इसने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, उसी 100 रुपए से इसने फैक्ट्री के मजदूरों को पेमेंट किया, पे आउट किया, और उसी 100 रुपए से एक नई डिमांड क्रिएट हुई। वही डिमांड राइट मार्केट में गई, मार्केट से वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने वही पैसा यहाँ बॉन्ड में बैंक में घुमाया। इट मीन्स आप ही का पैसा जितना ज़्यादा इकोनॉमी में घूमेगा उतनी इकोनॉमी फंक्शन करेगी। इट मीन्स इकोनॉमी में अगर आपको इसे कह रहे हैं आप मनी मल्टीप्लायर, इकोनॉमी में अगर जितना ज़्यादा आपको मनी मल्टीप्लायर लाना है, याद रखना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से होगा। क्योंकि क्योंकि मेन बात यह है मनी मल्टीप्लायर लाने के लिए कि बैंकों के पास पैसा आना चाहिए कहीं से। बैंकों के पास ही पैसा नहीं आएगा तो वो आगे लेंड क्या करेंगे। सो अगर आपको अब ये भी वो स्टेटमेंट दे दें कि अगर वो आपको बोले कि हायर CDR, कैश डिपॉजिट रेशो, अगर ये आपकी ज़्यादा होगी इकोनॉमी में तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, तो ये बात सही होगी। कैश डिपॉजिट रेशो मीन्स कि लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा है, बैंकों के पास डिपॉजिट कंपैरेटिवली कम है। कैश ज़्यादा डिपॉजिट कम, इट मीन्स डेफिनेटली बैंकों के पास पैसा कम है, राइट। सो मनी मल्टीप्लायर, आई होप ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन थी चीज़ों की, और ये इसीलिए PYQ इंपॉर्टेंट है। 2021 का गुरु ये क्वेश्चन है। देखो मनी मल्टीप्लायर, ये देखो मनी मल्टीप्लायर, वही ऑप्शन इंक्रीज इन, भैया किस चीज से इंक्रीज होगा मनी मल्टीप्लायर? इंक्रीज इन CRR, ये भी इंक्रीज इन CRR, वही ऑप्शन इंक्रीज इन SLR, इंक्रीज इन SLR, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट, डी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री,
एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने ये एग्रीगेट समझाए हुए हैं इसमें, क्योंकि लगता है गुरु 15 से 20 मिनट तो ये वीडियो चली जाएगी बहुत लंबी। अगर पढ़ना होगा तो एक बार यहाँ से पढ़ लेना, कन्फ्यूजन होगी तो जा करके देख लेना, मेरा प्रिकोनॉमी का सेशन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, एक बार जाकर के वो देख लेना, राइट। देन आपका आता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंडिया में किस चीज से इंक्रीज होगा, कॉज होगा, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, मतलब डिमांड कैसे बढ़ी इकोनॉमी में, सिंपल बात वो आपसे कह रहा है। देखो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, राइट। आपके फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, ताकि ये लोगों के हाथ में है पैसा ज़्यादा है, डेफिनेटली लोगों के हाथ में अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, तो वन तो होगा ही होगा, बी को हटाओ, ऐसे एलिमिनेट करो। देन आता है आपका फिजिकल स्टिमुलस। डेफिनेटली अगर सरकार जो है, जैसे उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए आपके कोविड के टाइम पे जारी किए थे, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, वैसे ही जो है फिजिकल स्टिमुलस से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा इकोनॉमी में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा होगा, पैसा होगा तो जो है आपकी डिमांड बढ़ेगी डेफिनेटली। जहाँ 1 और 2 होगा, सही बात है। अब देखो 3, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे चलो आगे चलो, फिफ्थ ऑप्शन को देखो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है और ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, ये क्या कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? क्या ये एक साथ हो सकते हैं कभी? हटाओ, हटाओ। इंटरेस्ट रेट राइज करने से ना लोगों के हाथ में ना गुरु, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, तो डिमांड क्रिएट कम होगी। और ये तो हमने ऑलरेडी हटा दिया था, इसे हमने इसलिए हटाया क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग है, एक साथ ये आ ही नहीं सकते हैं। हटाओ हटाओ, आंसर आ गया सीधा। और यहाँ से हमने सीखना है कि किसी भी चीज़ की आप इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करो, इट मीन्स वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो रहा है, ना तो उससे कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजेस को इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करो, इट मीन्स अगर आपका करंट वेजेस 100 रुपये है, 100 रुपये है, और इन्फ्लेशन अगर 10% आ गया, इट मीन्स एक साल बाद आपकी करंट वेजेस की वैल्यू तो गुरु 10% घट के 90 ही रुपए रह जाएगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का मतलब है कि इन्फ्लेशन की वजह से रियल वैल्यू में ये जो चेंज आया हुआ है, इस चेंज को फुलफिल किया जाए। इट मीन्स आपकी सैलरी सिर्फ उतनी बढ़ेगी जितने से ये इन्फ्लेशन की वजह से क्रिएट हुआ आपका लॉस कंपेंसेट हो सके, राइट। सो इससे ना तो एडिशनल डिमांड क्रिएट होगी ना डिमांड कम होगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग किसी भी चीज़ की हो तो याद रखना, उससे ना कोई चीज़ बढ़ती है ना घटती है, वो सेम रहती है। स्टेबलाइजेशन का ये मेजर है, ये यहाँ से आपने बात याद रखनी है। आई होप ये जो सीरीज़ है ये आपकी आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। आप जो है मेरे साथ अनअकैडमी बिल्कुल फ्री लाइव लेक्चर में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री लाइव लेक्चर डेली 2 होते हैं। उनके लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। एंड आई होप ये लेक्चर जो है आपके प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करते होंगे। और साथ में आपको बताना चाहें कि अगर कुछ भी इसमें डिस्कशन में कुछ गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी ऑल आर लर्नर्स, एंड वी ऑल मस्ट रिमेन लर्नर्स टिल आर लास्ट ब्रेथ। सो डू कंट्रीब्यूट इस चैनल के लिए, ताकि ये मतलब ठीक ठाक अच्छे से ग्रो हो सके। और ग्रो होने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ शेयर करने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर वो आइडियाज़ दें जिससे कि हम ये सीरीज़ को बेटर बना सकें। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।